हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है बच्चा हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पॉलिटी की किया कि अपने नोट्स के द्वारा रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक गाइस, तो कल हमने देखे थे भाग नंबर 3 जो कि मौलिक मूल का मूल अधिकार से संबंधित था। ठीक है, उसके बारे में हम पूरे आर्टिकल को अच्छे से समझ चुके थे। ठीक गाइस, आज हम क्या देखेंगे आज हम देखेंगे भाग नंबर 4। ठीक है ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है गाइज, तो भाग भाग नंबर 4 और 36 से 51 तक हम कल आप लोग को अनुच्छेद 32 तक बता देते हैं। ठीक है ना, और गाइज क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार तक 33, 34, 35 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे राज्य के नीति निदेशक तक, जिसको बोलते हैं DPSP। ठीक है ना, इसको हम देखते हैं भाग 4 में क्या था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए गाइस समझते हैं हम अनुच्छेद नंबर भाग 4। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। तो कभी गाइस हमें दे देता है ये कि भाग 4 में कितने अनुच्छेद आते हैं ना, तो हमें गाइस अच्छे से याद रखना है कि भाग 4 में कितने अनुच्छेद आते हैं। हमारे हमारे 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से देखेंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, हमारा क्या राज्य के नीति निर्देशक तक, जिसको DPSP बोलते हैं, ये हमारा कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो आयरलैंड के संविधान से हमारा क्या लिया? DPSP लिया गया है। और आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है ना। तो हमारा आयरलैंड के संविधान से क्या हमारा राज्य के नीति निर्देशक तक DPSP लिया गया। गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है कि DPSP हमारा कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया। तो हमारा कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। तो आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप ये देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। हमारा जो DPSP, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना गाइज कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। ठीक है, और उसका DPSP को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। क्या है? DPSP को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियाँ लीगल पावर प्राप्त नहीं है। क्या है? लीगल पावर प्राप्त नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 37 में कहा गया है। आर्टिकल 37 में क्या कहा है कि DPSP को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियाँ लीगल पावर प्राप्त नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 37 में है। ठीक है, अब देखिए DPSP का उल्लंघन होगा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लीगल पावर है। क्या है? अगर DPSP का उल्लंघन होगा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक शक्ति या लीगल पावर है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कि हमारा जो कथन है DPSP संबंधित कथन है, मतलब कि DPSP को, मतलब कि KT शाह ने क्या कहा है, जी ऑस्ट्रेन ने, BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं DPSP के बारे में कथन देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस कथन क्या हमारा संबंधित कथन क्या है हमारा। KT शाह क्या कहते हैं? DPSP ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। क्या है? DPSP ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। क्या है? DPSP ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार क्या किया जाता था? अदा किया जा सकता है। तो हमारा KT शाह कहते हैं कि DPSP ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार क्या किया जा सकता है? अदा किया जा सकता है। ठीक है, और जी ऑस्टिन क्या कहते हैं कि DPSP को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या है? DPSP को संविधान की आत्मा कहा है। तो हमारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, लेकिन DPSP को यहाँ संविधान की आत्मा ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है ना, इनकी बुक, जी ऑस्टिन की बुक कौन सी है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बुक के लिए क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसकी है? हमारी जी ऑस्टिन की है। किसकी है? जी ऑस्टिन की है। ठीक है, और देखिए BR अम्बेडकर, देखिए इनको क्या भारत सरकार के द्वारा 2011 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। किसको? जी ऑस्टिन को ना। जी ऑस्टिन को क्या दिया था कि पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था ना, ये बुक के लिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था 2011 में। ठीक है BR अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? DPSP को संविधान की अनोखी विशेषता का है। तो जो हमारे अम्बेडकर जी हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमारा जो DPSP है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स एंड सब स्टेट पॉलिसी ना, तो इसको क्या कहे है? अनोखी विशेषता कहे। क्या कहे? अनोखी विशेषता कहे। संविधान की अनोखी विशेषता। तो पूछेगा कि संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो BR अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, KC व्हीलर ने गाइस DPSP लक्ष्य एवं
आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। क्या है हमारा डीपीएसपी जो है कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। क्या है डीपी केसी व्हीलर ने क्या कहा है कि डीपीएसपी लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक है, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का क्या है घोषणा पत्र है। ठीक है, टीटी कृष्णचारी, टीटी कृष्णचारी क्या कहते हैं कि टीटी कृष्णचारी की डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान है। क्या है डीपीएसपी हमारा क्या भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या तो सच्चा कूड़ादान है। ठीक है, तो हमारा टीटी कृष्णचारी क्या कहते हैं कि डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या तो सच्चा कूड़ादान है। ठीक है, और देखिए नोट में क्या है हमारा कि संसद या राज्यों को कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है संसद या राज्यों को कानून बनाते समय डीपीएसपी को क्या है कि ध्यान में रखना चाहिए। तो जो हमारा नोट में क्या है कि संसद या राज्य को कानून बनाते समय डीपीएसपी को क्या है ना कि ध्यान में रखना चाहिए। क्या है डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। तो संसद या राज्य को कानून बनाते समय हमें जो कि डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आइए गाइस देखते हैं हम अनुच्छेद। अनुच्छेद हमारा कहाँ 36 से 51 तक है ना, तो आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 36 क्या कहता है हमारा। ठीक है, आइए हम समझते हैं आर्टिकल 36 क्या कहता है। तो देखिएगा आर्टिकल 36 हमारा क्या कहता है राज्य की परिभाषा। क्या बताया गया राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 37 आप लोग को ऊपर बताएं भी है। फिर देखिए डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं कराया जा सकता है, ये बात आप लोग को ऊपर हम बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है अनुच्छेद 37 में क्या गया है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है, तो डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है हमारा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोग जो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोग सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 38 में कहा गया है। अब गाइज देखते हैं 39। ठीक है, बट गाइज यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल्स एग्जाम के लिए, बट आप लोग क्या है कि आप लोग पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में आएगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है आर्टिकल जैसे 44 है समान सिविल संहिता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं 39 भी, लेकिन गाइज पढ़ना तो हमें सब कुछ है। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कहते हैं राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों मूलभूत जरूरतों को पूरा करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों मूलभूत कर्तव्यों को क्या है कि पूरा करे। अब 39A में क्या कहता है कि सभी को समान रूप से न्याय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानून सहायता दे। क्या है आर्टिकल हमारा 39A क्या कहता है सभी को समान रूप से न्याय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानून सहायता दे। फिर क्या 39D क्या कहा हमारा स्त्री या पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। स्त्री या पुरुष को क्या होगा समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है हमारा कि ग्राम पंचायतों का गठन। क्या कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो गाइज क्या है आर्टिकल 40 क्या कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 भी है। क्या है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बनाया हमारा अनुच्छेद 40 क्या कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, और उसके अनुच्छेद 41 क्या कहता है हमारा कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का प्रावधान है। क्या है कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का क्या है प्रावधान है। ठीक है, फिर क्या है सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज क्या हमारा मनरेगा। क्या है मनरेगा हमारा आया था जो ये कहता है कि कुछ मामलों में रोजगार व शिक्षा का प्रावधान है। तो जैसे कुछ मामलों में हमें रोजगार और शिक्षा क्या के प्रावधान है। ठीक है, फिर सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं ना। सभी जो नागरिक होगा अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आया था जैसे मनरेगा आया था 2005 में ना, तो इसमें क्या था 100 दिन का रोजगार दिया गया था, लेकिन 2009 में इसको नरेगा कर दिया था ना। तो 100 दिन का रोजगार दिया गया था इसमें। ठीक है, तो मनरेगा हमारा पूछता है कि मनरेगा हमारा कब आया था, तो मनरेगा हमारा आया था 2005 में। ठीक है, लेकिन 2009 में इसको नरेगा कर दिया गया था। क्या गाइस नरेगा कर दिया। तो मनरेगा आया था 2005 में, लेकिन 2009 में इसको नरेगा कर दिया गया। ठीक है, इतना बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 कहता है हमारा कि कार्य करने की न्याय संगत एवं माननीय दशाएं। क्या है कार्य करने की न्याय संगत एवं माननीय दशाएं। ठीक है, कार्य करने की न्याय संगत एवं माननीय दशाएं। ठीक है, स्त्रियों को इस प्रस्तुति सहायता जैसे कि मतलब
प्रस्तुति सहायता मतलब कि प्रेग्नेंट समझ 6 माह की ड्यूटी से छुट्टी मिलेगी। अनुच्छेद 42 में ये कहता है कि कार्य करने की न्याय संगत एवं माननीय दशाएं। जो भी औरतें हमारी क्या प्रेग्नेंट है उनको क्या है ना कि 6 माह की छुट्टी, 6 माह की इनको क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। ठीक है ना। तो इसी बात अनुच्छेद 42 ये हमारा इससे संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, राज्य का कर्तव्य है कि सभी मजदूरों को उचित मजदूरी दी जानी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि सभी मजदूरों को उचित मजदूरी दी जानी चाहिए। अगर गाइज आप लोग कहीं जानते हैं, अगर आप लोग कहीं कोई काम उम कर रहे हैं और जो कि वहाँ का मालिक है वो आपको उचित मजदूरी नहीं दे रहा है, अगर आपको टाइम टाइम से पैसा नहीं देता तो आप चाहे तो उसके लिए उस पर केस कर सकते हैं कि हमने पूरा इतने दिन तक काम किया, हमारा पूरा मजदूरी नहीं दिया है। ठीक है ना, आपका ये अधिकार है। ठीक है ना। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि सभी मजदूरों को उचित मजदूरी दी जानी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 44 कहता है, जो कि गाइज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ कहता है समान। देखिए गाइज चार चार दोनों समान है, तो इसे याद करते हैं, चार चार दोनों समान है तो क्या हो जाएगा हमारा समान सिविल सहायता ना, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है। समान नागरिक संहिता बोलते हैं। ठीक है ना, समान नागरिक संहिता बोलते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। ठीक है। लागू प्रथम राज्य कौन है हमारा, गोवा था। लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, गोवा था। ठीक है। आज़ादी के पहले ही, तो आज़ादी के पहले ही क्या हुआ था इसमें, आज़ादी के पहले ही तो पूछता है कि हमारा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य क्या था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आज़ादी से पहले ही गोवा में ना समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया था। क्या है, आज़ादी के पहले ही गोवा में हमारा मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे गोवा में ना हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमारा समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया था। ठीक है ना। तो प्रथम राज्य क्या है, प्रथम राज्य। तो गाइज यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारा प्रथम राज्य वह कौन सा जिसे समान नागरिक संहिता लागू किया गया था, कौन है, गोवा है। आज़ादी के बाद हमारा 27 जनवरी 2025 तक ये मतलब 12:45 तक मतलब यूसीसी पोर्टल मतलब प्रथम राज्य उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया। ठीक है ना। यूसीसी पोर्टल हमारा जो कि प्रथम राज्य क्या था, उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया। ठीक है। आज़ादी के बाद प्रथम राज्य क्या बना हमारा, उत्तराखंड। ठीक है। आज़ादी के बाद हमारा उत्तराखंड, आज़ादी से पहले हमारा गोवा था। ठीक है। आज़ादी के बाद प्रथम राज्य जिसका समान नागरिक संहिता लागू हुआ था हमारा उत्तराखंड, आज़ादी से पहले हमारा गोवा था। ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 45 कि बाल्य अवस्था की देख रेख एवं प्रारंभिक शिक्षा, क्या है, बाल्य अवस्था की देख रेख एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। 6 साल से कम एज के बालक की शिक्षा क्या है, आंगनबाड़ी स्कूल में होगी। क्या है, आंगनबाड़ी की, जिससे कि 6 साल से कम एज के बालक की जो शिक्षा होगी से आंगनबाड़ी स्कूल खुले जाएंगे। तो वही का है अनुच्छेद 45 क्या कहता है हमारा कि बाल अवस्था की देख रेख का प्रारंभिक शिक्षा। तो जैसे बाल्य जो कि बालक है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे 6 साल तक जो बच्चे 6 साल से कम के वायु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जैसे आंगनबाड़ी स्कूल खुला था। ठीक है। तो वही कहा है कि बाल अवस्था की देख रेख की प्रारंभिक शिक्षा तो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल बना था। ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 46 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 46 क्या कहता है, एससी एवं एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान। क्या है, एससी एवं एसटी के लिए कुछ विशेष क्या है, प्रावधान की बात कही गई है। क्या है, एससी एवं एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात कही गई है। आइए गाइस देखते हैं अनुच्छेद नंबर 47। ठीक है। तो गाइस अनुच्छेद 47 क्या कहता है हमारा कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण स्तर में सुधार। ठीक है। क्या है, सुधार। क्या है हमारा, क्या है, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण स्तर में सुधार। कहाँ से, तो क्या है, बिहार है। ठीक है ना, ये बिहार है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 40 है, 44 मतलब 47। ठीक। अनुच्छेद 48 48 क्या कहता है कि कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, हमारे कृषि और पशुओं की क्या हमें सुरक्षा करना चाहिए ना, से गौवंश की हत्या पर रोक। गौ माता जैसे कि गौ गाय की हत्या करते थे लोग ना, तो उस पर क्या रोक की बात की गई, तो जैसे गौ वंश की हत्या पे रोक की बात कही गई है ना। तो यह कृषि एवं पशुओं की हमें सुरक्षा करना चाहिए ना, कृषि और पशुओं की क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है गाइज। अनुच्छेद हमारा 48A क्या कहता है कि 42वां संविधान 1976 के द्वारा के पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा। ठीक है। और अनुच्छेद 49 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। क्या है, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। ठीक है ना। कौन है, बाल किला
मतलब ताजमहल, ठीक है। तो जो हमारे राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, जैसे कि हमारा ताजमहल है और जैसे कि लाल किला है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या, इसका हमें क्या है ना कि इसका हमें रक्षा करना चाहिए, ठीक है ना। लाल किला है तो इसका रक्षा करना चाहिए, इंडिया गेट है तो इसका रक्षा करना चाहिए, उसके बाद क्या ताजमहल है तो हमें इसकी इन सभी क्या है रक्षा करना चाहिए, ठीक है। तो वही का हमारा 49 में क्या कहे, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 50 जो कि गाइस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, कार्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कहा गया, क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की पृथक्करण की बात कही गई है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस अनुच्छेद नंबर 51 क्या कहता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और भारत की विदेश नीति। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और भारत की विदेश नीति, ठीक है। अब गाइस क्या मौलिक कर्तव्य, क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य देखते हैं, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया, रूस से ना। मौलिक कर्तव्य में क्या थे ना कि 11 पहले मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य 11 थे, ठीक है ना। फिर क्या है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी, 11 है। मूल संविधान में नहीं थे मौलिक कर्तव्य हमारे, क्या थे, जो मूल संविधान था उसमें क्या है कि नहीं थे ना। भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में कि 22वां संविधान 1976 के द्वारा क्या किया, इसको मतलब कि जोड़ा गया, ठीक है ना। इसको क्या कि जोड़ा गया भाग 4A में अनुच्छेद आर्टिकल 51 क के द्वारा 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य हमारा, कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया, कहाँ से, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा कहाँ से ली गई है, रूस से लिया गया, कहाँ से, रूस से लिया गया, ठीक है। फिर देखिए जोड़ने की सिफारिश, क्या है, जोड़ने की सिफारिश सरदार सोल सिंह समिति द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, सरदार सोल सिंह समिति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जोड़ने की सिफारिश हमारा सरदार सोल सिंह समिति द्वारा किया जाएगा। इंदिरा गांधी थी उस समय सरकार जब इसको किया गया था, ठीक है ना। उस समय किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की थी ना। तो उसके बाद 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए ना। तो बात क्या कही थी, सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा की जोड़ने की सिफारिश की गई थी ना। तो उस समय क्या कि कहा गया था 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए ना। तो क्या कहा था कि जोड़ने की सिफारिश की बात कही थी, सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा जोड़ा जाए तो 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ना, जोड़े जाए। बात कही थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए, लेकिन उस समय क्या 10 मौलिक कर्तव्य हमारे क्या जोड़े गए थे ना। तो वर्तमान में हमारे कितने 11 मौलिक कर्तव्य है ना। तो गाइस पूछ देगा हमें कि वर्तमान हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो कितना 11 है। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हमारे 11 है, तो कितने 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज कितना 11, 11वां कौन है हमारा, 11वां को मतलब कि 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था ना, जिसे शिक्षा से संबंधित है ना। तो शिक्षा से संबंधित हम आप लोग को बार बार शिक्षा 66वां ऐसे आता है ना, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। तो हमारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है, इसको 66वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। राज्य एवं माता पिता का कर्तव्य है, राज्य एवं माता पिता का कर्तव्य है कि 6 वर्ष और 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्या है कि इसमें क्या 66वां संविधान संशोधन 2002 में क्या कहा गया गाइज, हमारा शिक्षा संबंधी अधिकार जोड़ा गया था। इसमें क्या कहते हैं, राज्य एवं माता पिता का कर्तव्य है, राज्य एवं माता पिता का कर्तव्य है कि 6 वर्ष और 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। क्या है, 6 वर्ष और 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं गाइज हमारा अनुच्छेद 51 क में क्या कहता है हमारा कि या तो 51A में क्या कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान संविधान का पालन करना चाहिए। हमें जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा इसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और हमें संविधान का क्या है कि पालन करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 51 क किससे के संबंधित है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है और संविधान का क्या हमें पालन करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आइए इसके बाद हम क्या देखते हैं, झंडा के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। झंडा की हमें क्या होगी, पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं झंडा फ्लैग। तो देखिए गाइस झंडे में हमारी कितनी होती है, 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ होती है, 24 तिलियाँ होती है। अनुपात क्या होता है, एक झंडा है, ठीक है। तो झंडे का कितना अनुपात होता है हमारा, ये देखिएगा इसमें क्या होता है हमारा ना
इसमें हमारा 24 तिलियाँ होती है, ठीक है। कितनी होती है? 24 तिलियाँ होती है, ठीक है। इसमें कितना 24 तिलियाँ होती है ना। तो इसका अनुपात क्या होता है हमारा? 3 अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। क्या है? 3:2 होता है। ये हमारा 3 होता है, ठीक है। और क्या है कि 2 होता है ना, तो 3:2 होता है, ठीक है। तो झंडे का अनुपात पूछेगा तो कितना होता है हमारा गाइस? तो झंडे का अनुपात हमारा 3:2 होता है। क्या होता है? 3:2 होता है। केसरिया क्या है ना? बलिदान साहस का प्रतीक है। तो पूछता है गाइस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा, होमगार्ड के लिए बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए पूछ देगा कि बलिदान और साहस का प्रतीक कौन है? तो कौन है? केसरिया है गाइस। कौन है? केसरिया। तो केसरिया रंग हमारा क्या है ना? बलिदान और साहस का प्रतीक है। क्या है? बलिदान और साहस का प्रतीक कौन है? केसरिया है ना। सफेद हमारा क्या है? शांति का प्रतीक है। सफेद हमारा शांति का प्रतीक है। हरा हमारा क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। किसका है? समृद्धि का। क्या है? समृद्धि का। तो हरा किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। केसरिया हमारा बलिदान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, ठीक है। और सफेद हमारा शांति का प्रतीक है, ठीक है। फिर देखिए अशोक चंद्र निरंतर प्रगति का, निरंतर प्रगति का, ठीक है ना। अशोक चंद्र का मतलब अशोक चक्र जो है कि क्या है? निरंतर प्रगति है ना, निरंतर प्रगति का बात किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद मतलब 50A सब आर्टिकल सब सेक्शन बी में, तो हमारा अनुच्छेद 50 का सब सेक्शन बी में क्या कहता है हमारा? स्वतंत्र सैनिकों एवं उनके उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्र सैनिकों और सैनिकों एवं उनके उपदेशों का हमें सम्मान करना चाहिए। जो हमारे भारत देश के लिए, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो सैनिक होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, बीएसएफ वाले होते हैं ना गाइज, हमें उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो हमें उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 51A सब सेक्शन सी के द्वारा क्या कहता है कि भारत की एकता, अखंडता और प्रभुत्ता की रक्षा करना चाहिए। क्या है? भारत की हमें एकता, अखंडता और प्रभुत्ता की, संप्रभुत्ता की रक्षा करना चाहिए, अनुच्छेद क ये में। और गाइज क्या हमारा नेक्स्ट क्या है कि आर्टिकल 51A सब क्लास डी की बात क्या कही गई है कि देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा क्या है कि तत्पर रहना चाहिए। देश की बात आए जहाँ वहाँ हमें क्या हो कि हमेशा तत्पर होना चाहिए। तो मतलब 51A सब क्लास डी में क्या कहता है कि रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अनुच्छेद 51A सब क्लास ई, तो सब क्लास ई की बात कहता है भारत की राष्ट्रीयता एवं प्रभुत्व की भावना को प्रभावित करना और महिलाओं का आदर करना चाहिए। भ्रातृत्व, तो भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावनाओं को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का हमें आदर करना चाहिए, ठीक है गाइज। तो उसके बाद हमारा, उसके बाद अनुच्छेद 51A सब क्लास एफ में क्या कहता है कि देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि अनुच्छेद ए सब क्लास जी में क्या कहता है कि पर्यावरण, झीलें, समृद्धि, पशु आदि का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 51A एच में क्या कहता है हमारा? सब क्लास एच में कि वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना चाहिए। हमें वैज्ञानिक भावनाओं और जानने की इच्छा का विकास करना चाहिए। 51A सब क्लास आई में क्या कहता है कि सामाजिक राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और 51A सब क्लास जे में क्या कहता है कि जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 51 सब क्लास के में क्या कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष को शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। 6वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है गाइज। तो उसके बाद क्या नेक्स्ट गाइज? तो नेक्स्ट हमारा क्या था? फाइनली हम क्या देख चुके हैं? आर्टिकल कहाँ? आर्टिकल हमारा 36 से 51 तक। तो 36 से 51 तक गाइज हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो कि भाग 4 में की बात की गई। भाग 4 हमारा क्या है? डीपीएसपी से संबंधित है, ठीक है। जो कहाँ से लिया गया हमारा? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड वाला कहाँ से लिए हैं? स्पेन से लिए हैं, ठीक है। तो हमारा गाइज क्या है कि फाइनली हम क्या कर लिए? डीपीएसपी के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी दे दी है, ठीक है। और कल से हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52, मतलब जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताएगा, ठीक है। तो कल हम क्या देखेंगे? राष्ट्रपति भाग 5। तो भाग 5 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है हमारा? भाग 5 है, ठीक है। अनुच्छेद हमारा कितना से है? 52 से 151 तक है, ठीक है गाइज। तो कल हम क्या देखेंगे? राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है गाइज। तो ओके, थैंक यू गाइज। इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।